तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से कि हम लोग देखें कि 3 प्रकार के मुख्यतः ट्रांसफार्मर के टेस्ट होते हैं। ठीक है, पहला आप कह सकते हैं कि रूटीन टेस्ट कह सकते हैं या रूटीन टाइप टेस्ट, दूसरा आपका था टाइप टेस्ट और तीसरा आपका क्या था, स्पेशल टेस्ट। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस भी किए थे कि क्या होता है रूटीन टेस्ट, क्या होता है टाइप टेस्ट और क्या होता है आपका स्पेशल टेस्ट। होप सो तीनों के बारे में अब आप लोग को जानकारी हो गई होगी। तो हम लोग पहला देखेंगे रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि कुछ टेस्ट के नाम या लिस्ट देखे थे कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं रूटीन टेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, जिसमें से कि एक आपका है डीसी रेसिस्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट। तो अब देखिए, ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होता है उस वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को मेज़र करना है हम लोग को। ठीक, वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को मेज़र करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग डीसी करंट फ्लो करवा के वाइंडिंग रेसिस्टेंस मेज़र करते हैं। समझिएगा इस चीज़ को कि हम लोग पूरे ऐसा नहीं है कि 3 फेज दे के या लोड वगैरह कनेक्ट करके हम लोग ऑपरेट करके चेक करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो टर्मिनल होता है ना, उस टर्मिनल के बीच में हम लोग कनेक्शन करके क्या करते हैं, डीसी करंट फ्लो करवाते हैं और डीसी करंट फ्लो करवा के रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं और उस रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डीसी रेसिस्टेंस। समझ में आई बात, क्या बोल दिया? चूंकि हम लोग डीसी करंट फ्लो करवा के या डीसी वोल्टेज अप्लाई करके टर्मिनल जो होता है उस टर्मिनल के वाइंडिंग का रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं, इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट। ठीक, आइए देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग रेसिस्टेंस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का है, बाकी ये दोनों आपका किसका है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का और ये क्या आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर का। तो समझिएगा, यहाँ देखिए हमने क्या किया, एक आर्मीटर लगाया, ये एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया, ये हमारा हो गया प्राइमरी, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, प्राइमरी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी। क्लियर है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए, रेसिस्टेंस जो है मेज़र किया जाता है दोनों टर्मिनल का, मतलब अगर प्राइमरी वाइंडिंग है तो प्राइमरी वाइंडिंग का भी मेज़र करेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग का भी रेसिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। दोनों मेज़र करते हैं हम लोग इन केस ऑफ मतलब जब भी मेज़र करना होगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि एक साइड HV वाइंडिंग होगा और एक साइड LV वाइंडिंग होगा, चाहे कोई भी साइड हो सकता है, प्राइमरी साइड HV हो या LV हो या फिर सेकेंडरी साइड में HV हो या LV हो। तो दोनों में किधर भी आप कह सकते हैं कि दोनों में से किसी साइड भी HV LV हो सकता है। क्लियर, तो दोनों साइड के वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, उसका रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीसी सोर्स। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, ये आपका प्राइमरी है और ये आपका क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब हमें प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस मेजर करना होगा, ये मतलब नहीं है सर कि हमारा ये हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, कोई लेना देना इससे नहीं है, बस मुझे रेसिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है। जो वाइंडिंग है वह वाइंडिंग का रेसिस्टेंस कितना है, उस रेसिस्टेंस को क्या करना है, मेजर करना है। स्वाभाविक है कि वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर लगा दिया। आप वोल्ट मीटर को क्या किए, पैरेलल में लगाए और एमीटर को क्या किए, सीरीज में लगाए। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई कर सकते हैं, लो वोल्टेज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक, जब लो वोल्टेज अप्लाई करोगे तो सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एमीटर भी कुछ रीडिंग देगा और ये वोल्ट मीटर भी कुछ क्या करेगा, रीडिंग देगा। अगर यह मान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग है तो हम ये RP बराबर ऐसा कह सकते हैं क्या, ये V/I अगर आप मेज़र करके करते हो तो वहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि हमारा क्या होगा, प्राइमरी का रेसिस्टेंस होगा, प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस होगा। अगर सिमिलर वे में आप ऐसा ही कहो कि सेकेंडरी वाइंडिंग की भी बात करें तो हम सेम इधर कर दें, सेम चीज़ क्या करें, इधर कर दें, तो ये हमारा क्या हो गया, RS, और RS बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, V/I। बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? कहने का ये मतलब हुआ, अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग में किए हुए हो, अगर प्राइमरी वाइंडिंग साइड में आप एमीटर या वोल्ट मीटर लगाए हो, तो वह प्राइमरी वाइंडिंग का के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा या उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वह मेज़र करेगा। तो जब आप डिवाइड करोगे वोल्टेज बाय करंट से तो आपका क्या, रेसिस्टेंस भी तो प्राइमरी साइड का ही मिलेगा। अगर सेम चीज़ आप कहते हो कि सेकेंडरी वाइंडिंग के साइड में हम लोग अगर परफॉर्म करते हैं, मान लेते हैं कि यह सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, तो आर्मीटर और वोल्ट मीटर उस रेशियो में या उस हिसाब से वोल्टेज और करंट शो करेगा, अपने जो उसका स्केल रहेगा उस पर।
जो डिस्प्ले रहेगा उस पर वोल्टेज और करंट सेकेंडरी के हिसाब से शो करेगा। तो फिर वहाँ जब आप वोल्टेज और करंट को डिवाइड करोगे तो वह किसका रेसिस्टेंस देगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस देगा। तो ये तो आपका हो गया किसका, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। अब देखिए 3 फेज वाइंडिंग की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि जब 3 फेज वाइंडिंग की बात करें तो 3 वाइंडिंग होगा, ठीक, 3 वाइंडिंग होगा, आप जानते भी हो। अब ट्रांसफार्मर में आपको ये पता है कि उसमें हम लोग जब 3 फेज की बात करते हैं, सिंगल फेज में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात आती है जब 3 फेज में तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे मेज़र करेंगे। देखो यहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको ये पता है कि जो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं वो मेनली मुख्यतः जो है 4 कनेक्शन में बनाए जाते हैं। कितना मुख्यतः क्या है, 4 कनेक्शन में बनाया जाता है। एक होता है डेल्टा डेल्टा, एक होता है डेल्टा स्टार, ठीक है, एक होता है डेल्टा स्टार, एक होता है स्टार स्टार और एक होता है स्टार डेल्टा। ये मुख्यतः 4 प्रकार के कनेक्शन होते हैं किसमें, जब हम बात करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर का। तो ये कोई सा हो सकता है सर, स्टार भी हो सकता है या डेल्टा भी हो सकता है, प्राइमरी में भी स्टार हो सकता है या डेल्टा हो सकता है, सेकेंडरी में भी स्टार हो सकता है या डेल्टा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसका कहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे समझिएगा कि देखिए मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। क्या है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। जब आपने पास कोई डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है तो स्वाभाविक है अगर इस प्रकार से लिख रहे हो तो डेल्टा हमारा क्या रहा होगा, प्राइमरी रहा होगा, और स्टार कनेक्शन जो रहा होगा वो किसके लिए रहा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए रहा होगा। क्लियर है। अब जब आप डेल्टा बनाते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे 3 फेज निकल के आता है, एक ये रहा और एक ये होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या होता है, 3 फेज निकल के आता है। अब देखो यहाँ पे जो वाइंडिंग आएगा ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का नहीं आएगा, क्योंकि ये भी तो कनेक्टेड है भैया, है ना। तो आप क्या करोगे, इसके अक्रॉस का वाइंडिंग जब मान लीजिए कि आरपी के अक्रॉस मेजर करना है, आरपी के अक्रॉस जब मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज और एमीटर को हम इसके एक एंड के बीच में कनेक्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये डेल्टा कनेक्शन है आपका, तो ये अगर एक रहा, इसके बीच में हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसके बीच में हम कनेक्ट कर देंगे। समझ में आई बात यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे ये, तो ये हमारा यहाँ पे भी क्या देगा, रेसिस्टेंस, कुछ एमीटर रीड करेगा, कुछ वोल्ट मीटर रीड करेगा, और यहाँ पे सेम प्रोसेस अपनाना है जो आप फर्स्ट फेज में कर रहे थे या सिंगल फेज के केस में कर रहे थे। तो यहाँ पे आप लो वोल्टेज डीसी सप्लाई को क्या करें, अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसके क्रॉस में जो भी रेसिस्टेंस होगा यहाँ पे V/I करके आप क्या करेंगे, इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यही चीज़ मान लीजिए ये तो एक का निकला, अगर इसके क्रॉस निकालना होगा तो ये इसको हम यहाँ कहते हैं कि ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे एमीटर वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, इसके अक्रॉस निकालना होगा तो आप यहाँ पे लगा दो, और डीसी सप्लाई कुछ इस प्रकार से आप सप्लाई करते रहो। समझ में आई बात। तो हर एंड का आपका क्या होगा, तीनों फेज का निकल जाएगा आपका। समझ में आई बात। तो रेसिस्टेंस हम इस प्रकार से मेजर करते हैं किसका, ये प्राइमरी वाइंडिंग का हो। अब मान लीजिए कि सेकेंडरी की बात आते हैं स्टार में। जब स्टार वाइंडिंग की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे भी एक ये रहा और एक ये रहा, फिर इधर ये 3 फेज हो गया आपका, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं स्टार का और दूसरा ये पॉइंट लेते हैं स्टार का। देखो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, ये न्यूट्रल। आप न्यूट्रल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब न्यूट्रल से करोगे तो इंडिविजुअल आपको मिलेगा, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस मिलेगा। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो, अगर इसके बीच में कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करके एमीटर या वोल्ट मीटर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एक वाइंडिंग का रेसिस्टेंस आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ जब आप देखते हो तो यहाँ कितना होगा, 2 वाइंडिंग का रेसिस्टेंस मिल रहा है, एक ये वाइंडिंग का और एक ये वाइंडिंग का। समझ रहे हैं। तो इस दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस वाइंडिंग मिलेगा, वाइंडिंग रेसिस्टेंस मिलेगा, ना कि रेसिस्टेंस वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग रेसिस्टेंस मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे लो वोल्टेज सप्लाई देंगे और एमीटर में कुछ रीडिंग होगा, यहाँ वोल्ट मीटर में रीडिंग होगा कुछ, उसको हम क्या करेंगे, सीधा V/I कर देंगे। समझ में आई बात। लेकिन मान लीजिए कि आप कह रहे थे कि सर यहाँ फेज और यहाँ न्यूट्रल में करेंगे तब तो इंडिविजुअल देगा, जब ये दोनों को करेंगे इस दोनों के, तो ये तो दोनों वाइंडिंग का रेसिस्टेंस मेजर करेगा। हाँ बिल्कुल, इसका भी मेजर हो जाएगा और इसका भी मेजर हो जाएगा एक साथ में, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है हमको, जब हमें इंडिविजुअल चाहिए होगा तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें फिर इंडिविजुअल का रेसिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब इंडिविजुअल वाइंडिंग का रेसिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब हुआ, ये A मान लो, ये A और ये पॉइंट हम B मान ले रहे हैं, तो A और B के बीच का ये रेसिस्टेंस आया ना, इधर तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसको तो हटा दो। जब इधर करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो इधर का तो कोई मतलब नहीं रह गया, तो इसको हटाइए।
अब देखिए क्या होता है कि इसके बीच में जो है तो ये भी वाइंडिंग कवर हो रहा है, ये भी वाइंडिंग कवर होगा, तो इस दोनों के बीच का हमको रेसिस्टेंस मिलेगा। जब इस दोनों के बीच का रेसिस्टेंस मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी होगा, मैं ऐसा कह दे रहा हूँ RAB अपॉन में आप डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो ये एक वाइंडिंग का रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ही इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो मत कीजिए उतना, आप यहाँ से इसमें और ये जो कनेक्शन आप किए हैं, ये कनेक्शन यहाँ से ना करके यहाँ से आप ऐसे कर दीजिए। देखिए तो आपको क्या मिलेगा, इंडिविजुअल सिर्फ इसी वाइंडिंग के बीच मिलेगा। यहाँ पे फिर करना होगा तो यहाँ से इसके बीच में करिएगा, एक वाइंडिंग के बीच में मिलेगा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ किस में किया जाता है, 3 फेज के केस में किया जाता है। देखिए ये तो वोल्ट मीटर एमीटर मेथड से हम लोग रेसिस्टेंस मेजर किए, ठीक है। ऐसे केल्विन व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। केल्विन ब्रिज होता है वह भी यूज किया जा सकता है रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए। ये सब आप मेजरमेंट में पढ़े होंगे, रेसिस्टेंस मेजर मेथड। एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आपके पास एम मीटर है ना, तब फिर एम मीटर से भी आप रेसिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कहिए कैसे कि एम मीटर जो होता है उसमें वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस तीनों चीज़ मेजर कर सकते हैं। एक हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो मल्टीमीटर, एम मीटर नहीं सॉरी मल्टीमीटर, ठीक, जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो वो होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। मल्टीमीटर से तो हम यहाँ एम मीटर तो कर ही रहे थे, इसके लिए वोल्ट मीटर एम मीटर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मल्टीमीटर है आपके पास में तो फिर इतना करने का ज़रूरत नहीं है, तामझाम जो है इतना कुछ भी ज़रूरत नहीं है करने का। सीधा जिसके अक्रॉस में आपको मेज़र करना है, मान लीजिए कि जैसे इसके अक्रॉस में मेजर करना है, तो आप क्या कीजिए, मल्टीमीटर में 2 एंड रहते हैं, उस दोनों एंड को इसके बीच में कनेक्ट कर दीजिए, और जो उसका नोब होता है मल्टीमीटर का, उसको आप रेसिस्टेंस के ऊपर ले जाइए। तो जब जैसे ही रेसिस्टेंस के ऊपर जाएगा ना, तो रेसिस्टेंस के ऊपर जाते ही अब क्या होगा कि वहाँ पे जो वैल्यू होगा, आपका जो डिस्प्ले होगा, वहाँ कुछ वैल्यू शो करेगा रेसिस्टेंस का, ओम में रहेगा जनरली, ठीक है, ओम में। जिस हिसाब से रहेगा आप स्केल सेट कर सकते हैं, ओम में रहेगा, मिली ओम में रहेगा, माइक्रो ओम में रहेगा, या किलो ओम में रहेगा, मेगा ओम में रहेगा, इस हिसाब से वहाँ पे स्केल रहता है बना हुआ, तो उस स्केल को आप सेट कर लीजिएगा। तो एक वैल्यू रीड करेगा जो कि हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। समझ में आई बात? अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग डीसी रेसिस्टेंस क्यों मेजर कर रहे हैं। देखिए जब एसी रेसिस्टेंस मेजर करेंगे ना, तो एसी रेसिस्टेंस में ना जब मेजर करना होगा तो स्किन इफेक्ट आप जानते हैं, स्किन इफेक्ट के वजह से जो रेसिस्टेंस होता है ना, वह इक्वल नहीं रहता है हर जगह। आप कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर में स्किन इफेक्ट आपको पता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यही एक कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर जो है अगर इसमें आप एसी करंट फ्लो करवाएंगे ना, तो एसी करंट फ्लो करने की वजह से क्या, उसमें फ्लक्स लिंकेज होता है, ठीक है। तो जो सेंटर होता है, जैसे ये सेंटर है, तो ये सेंटर पे फ्लक्स लिंकेज आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, सेंटर पे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इसको आप समझना अगर चाहें तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है आपका, ठीक है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है। अब इसमें जैसे ही आप एसी करेंगे, सप्लाई देंगे, तो ये जो सेंटर है इस पर आपका फ्लक्स जो है ज़्यादा लिंक करेगा। अगर फ्लक्स ज़्यादा लिंक करेगा तो इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगा, और इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगा तो सेंटर पर आपका करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। समझे, ये जो सेंटर है उस पर करंट कम फ्लो करेगा। समझ में आई बात? और वाइस वर्सा अगर करते हो कि सिमिलरली जब इंडक्टेंस सेंटर पे ज़्यादा लिंक कर रहा था, तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हो कि ये जो बाहर है, स्किन है आपका, ये बाहर में फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स लिंकेज कम होगा तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि इंडक्टेंस भी कम होगा, इंडक्टेंस कम तो इम्पीडेंस कम, इम्पीडेंस कम तो करंट आपका क्या है, ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये जो इसमें स्किन इफेक्ट कहता है कि इसके ऊपर जो बाहरी पोर्शन होता है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है, और जो सेंटर होता है उसमें कम करंट फ्लो करता है, ठीक है, कम करंट फ्लो। इसके वजह से यहाँ पर जो इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस में था वह भी आपका बढ़ जाता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। तो आप कह सकते हैं जब यहाँ पे अधिक करंट फ्लो करता है तो I² R लॉस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोचो एक ही कंडक्टर है, और एक ही कंडक्टर में एसी जो है आप जब फ्लो करवाते हो तो सेंटर पे कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और फिर जो बाहरी पोर्शन है आपका, जिसको क्या स्किन बोल सकते हो और जो बोलते हैं, तो ये बाहरी पोर्शन जो है आउटर एरिया कह सकते हो, तो आउटर एरिया पे जो है क्या है, करंट हमारा ज़्यादा फ्लो कर रहा है। तो इसी से रिमूव करना, मतलब इसी से बचने के लिए जो है आप यूज करते हो, देखते होंगे ACSR ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़े होंगे कि कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं,
ACSR का यूज करते हैं। सेंट्रल में हमारा स्टील वायर यूज कर लेते हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, और जब स्टील यूज करें तो सेंटर पे हमारा करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो करंट फ्लो नहीं करता, तो ये बाहर में हमारा सब एल्युमिनियम रहता है, ये वाला, तो एल्युमिनियम बाहर में ज़्यादा करंट लिंकेज होता है, मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करता है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या था, स्किन इफेक्ट, ठीक। इस वजह से आप कह सकते हैं कि चूंकि जब एसी हमारा करंट फ्लो करता है, तो एसी करंट फ्लो करने के वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि इक्वल रेसिस्टेंस हमारा हर जगह नहीं रहता है। लेकिन जब यही चीज़ में आप डीसी फ्लो करेगा तो हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटर पे कितना करंट फ्लो कर रहा है या फिर आपका आउटर एरिया पे करंट कितना फ्लो कर रहा है। समझ में आई बात? तो यही चीज़ होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं। एक चीज़ और आप जान लीजिए, अगर पढ़े होंगे आपको याद होगा, तो हम लोग अब ये सब तो डीसी निकाले, अगर आर एसी निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1.5 डीसी कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, आर एसी इक्वल टू 1.5 डीसी। जो हमारा रेसिस्टेंस आएगा, डीसी रेसिस्टेंस, इसको अगर हम 1.5 से गुना कर देंगे तो वह रेसिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, एसी रेसिस्टेंस। समझ में आए? एक डेरिवेशन है, आप लोग किए होंगे नेटवर्क वगैरह में, डेल्टा वगैरह का कनेक्शन कर रहे होंगे तो उस टाइम में, ठीक है, या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में मालूम होगा, बताया गया होगा, ठीक। तो ये था हमारा क्या, डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट। अब एक सवाल और आप कह सकते हैं कि सर रेसिस्टेंस जो होता है वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे तभी होगा, नहीं तो अगर अलग अलग टेम्परेचर रहेगा, मान लीजिए कि कहीं पे 50 डिग्री होगा, कहीं पे 100 डिग्री होगा, कहीं पे 45 डिग्री होगा, कुछ इस प्रकार से जब टेम्परेचर वेरी करता है तब तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी वेरी करेगा। ये तो आपको भी पता है कि जो कंडक्टर होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, ये तो मालूम है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए जहाँ नॉर्थ साइड में कह सकते हो आप, जैसे जहाँ पटना में हो, तो अगर पटना में रेसिस्टेंस आप मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा। अगर आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में तो टेम्परेचर कुछ और होगा, तो दोनों जगह टेम्परेचर क्या होगा, वेरी कर जाएगा ना। दोनों जगह जब टेम्परेचर वेरी कर जाएगा तो सेम मटेरियल का रेसिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पटना में है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, और ज़्यादा रेसिस्टेंस है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कम टेम्परेचर है तो वहाँ पे रेसिस्टेंस भी उस हिसाब से रहेगा, उसी रेशियो में रहेगा। समझ में आई बात? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि ट्रांसफार्मर जो बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर तो ऐसा तो नहीं है कि हम ये आइडेंटिफाई करके बनाएं कि किस एरिया के लिए लगाना है। मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर आपका यहाँ पे बन के तैयार होता है पटना में, तो ऐसा तो जरूरी वही ट्रांसफार्मर आपका हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी लगाया जाए, या हो सकता है शिमला में भी लगाया जाए। ऐसा तो नहीं है कि हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं पटना में बनाए तो पटना में ही रहेगा, समझे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, BIS एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि जो भी रेसिस्टेंस आप मेज़र कीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर में टेस्ट कीजिए डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट, चाहे आप जहाँ भी करना है, नॉर्थ साइड दिल्ली में कर लीजिए, पंजाब में कर लीजिए, हरियाणा कर लीजिए, जहाँ करना है कीजिए, लेकिन एक जो है सारे रेसिस्टेंस को एक टेम्परेचर पे कन्वर्ट करके आपको वो वैल्यू शो करना है। तो वो वैल्यू क्या होता है, 75 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को क्या किया जाता है, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब पूरे इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू है, क्योंकि हमने क्या किया, कन्वर्सन किया, कन्वर्ट किया उसको विथ फार्मूला यूज़ करके। हम इसको क्या करते हैं, जो भी रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो हर जगह वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर कम ज़्यादा भी होगा तो ऑलरेडी तो हम टेम्परेचर 75 पे लिए है ना, 75 टेम्परेचर कहीं का नहीं होगा, ठीक। ये हमारा स्टैंडर्ड है, BIS के द्वारा फिक्स किया हुआ है कि इस टेम्परेचर पे आप रेसिस्टेंस को कन्वर्ट कर दीजिए। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान्य रहेगा। समझ में आई बात? चलिए, तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि रेसिस्टेंस टेस्ट हम क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और DC ही क्यों करते हैं, DC रेसिस्टेंस ही हम क्यों नाम दे रहे हैं। क्लियर? आइए इसको हम एक बार और देख लेते हैं। हेडिंग कर लीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ DC रेसिस्टेंस। द एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द डिफरेंस इन द डिजाइन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एट प्रीफिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, एंड टू चेक दैट द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज एज पर BIS और नॉट।
तो ये कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने कोई डिज़ाइन तैयार किया हो, मतलब जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किया होगा तो वह कोई ना कोई डिज़ाइन के थ्रू ही तैयार किया होगा। मतलब कोई एक डिज़ाइन दिया गया होगा और उस डिज़ाइन के हिसाब से ट्रांसफार्मर क्या किया होगा, मैन्युफैक्चर किया गया होगा। अब जब उस डिज़ाइन के हिसाब से ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर किया गया है तो जब आप मेजर करिएगा रेसिस्टेंस को तो उस डिज़ाइन के हिसाब से ही तो आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या है कि डीसी रेसिस्टेंस इसलिए भी मेजर करते हैं कि जो डिज़ाइन वैल्यू है आपका, डिज़ाइन वैल्यू रेसिस्टेंस है, मतलब जो डिज़ाइन में रेसिस्टेंस दिया हुआ है क्या उस रेसिस्टेंस वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं जो हम मेज़र किए हैं। समझे बात को? अगर मैच नहीं कर रहा है तो कितना वेरिएशन है ये देख लीजिए, और वेरिएशन अगर है तो जो BIS दिया हुआ रहता है, जो संस्था आपको बताया है ऑलरेडी मैंने कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इंस्टीट्यूट है कह सकते हैं, जो वो एक रेसिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है कि हाँ इतना रेसिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, तो जो रेसिस्टेंस वैल्यू BIS दिया हुआ है क्या उसके टॉलरेंस में या उसके वेरिएशन के अंदर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि आखिर वह रेसिस्टेंस का वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस का टेस्ट करते हैं और कह सकते हैं कि एक प्रीफिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे। तो हम रेसिस्टेंस का टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर, रेसिस्टेंस का जो मेज़र करते हैं हम लोग तो वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं। तो वही फिक्स वैल्यू कह सकते हैं कि हम लोग जो 75 डिग्री की बात कर रहे थे आप लोग, वो वैल्यू फिक्स रहेगा और उस 75 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, आगे देखिए, द मीनिंग ऑफ डीसी रेसिस्टेंस इज दैट द रेसिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग व्हेन डीसी करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू इट। यहाँ पे जो डीसी रेसिस्टेंस का मतलब यह हुआ है चूंकि हम लोग डीसी सप्लाई फ्लो करवाते हैं टर्मिनल के अक्रॉस में। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये टर्मिनल के अक्रॉस में हम डीसी सप्लाई दिए, इस टर्मिनल के अक्रॉस में डीसी सप्लाई दिए, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो चूंकि हम डीसी सप्लाई को फ्लो करवा के रेसिस्टेंस का वैल्यू मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे डीसी रेसिस्टेंस। ठीक है, आगे देखिए, इट्स वैल्यू विल चेंज इफ AC इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल ड्यू टू स्किन इफेक्ट। आपको ये भी मैंने बताया कि जो स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट के वजह से आप कह सकते हैं इसका वैल्यू चेंज करता है। कब? जब उसमें आप AC सप्लाई फ्लो करवाते हैं। जब आप AC सप्लाई उसमें देंगे तब आप कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होगा उस कंडक्टर का वैल्यू चेंज करेगा, क्योंकि ओरिजिन के क्रॉस में आप कह सकते हैं जो इनर एरिया है वहाँ पे करंट का फ्लो और फिर जो आउटर एरिया है वहाँ पे करंट का फ्लो, दोनों में कह सकते हैं कि डिफरेंस है। जब दोनों में डिफरेंस है तो रेसिस्टेंस भी दोनों का क्या होगा, डिफर करेगा, और इंटरनल इनर एरिया में और आउटर एरिया में, मतलब इफेक्टिव रेसिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से समान करंट हमारा फ्लो नहीं कर पाता है। किसके वजह से? AC फ्लो करने की वजह से। रीज़न यही है कि हम लोग DC फ्लो करवा के रेसिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं 75 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी रेसिस्टेंस के वैल्यू को। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए बाकी आगे का पार्ट देखिए क्या है कि द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग डीसी रेसिस्टेंस इज बाय यूजिंग बाय वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। जो सिंपल मेथड है आप कह सकते हैं रेसिस्टेंस मेजर करने का, वो वोल्ट मीटर एमीटर द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। समझ में आई बात? और भी कह सकते हैं, देखिए कि द रेसिस्टेंस ऑफ ईच वाइंडिंग इज मेजर्ड बाय पासिंग डायरेक्ट करंट एंड टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग इज रिकॉर्डेड। जब आप रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, एमीटर वोल्ट मीटर या फिर किसी भी मेथड से, उस समय जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर के आसपास कह लीजिए, और ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना है। ठीक, उसमें एक पॉकेट बना हुआ रहता है ट्रांसफार्मर में, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आपका एक पॉकेट बना रहता है, इसमें आप थर्मामीटर को डाल देते हैं। ठीक, जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं, तो जब टेस्टिंग होता है ना, तो टेस्टिंग के टाइम में क्या टेम्परेचर है वह टेम्परेचर को भी क्या किया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। ठीक, ताकि जो रेसिस्टेंस वैल्यू आएगा वह उसी टेम्परेचर पे आएगा। अब मान लीजिए उसको किसी हो सकता है, जैसे यहीं पे समझिए ना, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रात में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो दिन में अगर आप मेजर कीजिएगा रेसिस्टेंस, तो उसके कंपैरिजन में कह लीजिए कि रात में जो रेसिस्टेंस मेजर करेंगे दोनों में अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। समझे बात को? क्योंकि दिन का टेम्परेचर अलग है और रात का टेम्परेचर अलग है, तो टेम्परेचर के साथ जो है कंडक्टर हमारा क्या करता है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी चेंज करता है। क्लियर है?
तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टेस्ट परफॉर्म करने के दौरान आप कह सकते हैं कि आपको टेम्परेचर को क्या करना है, मेज़र करना है, ताकि जो रेसिस्टेंस वैल्यू आ रहा है आपका वह उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है। लेकिन वही चीज़ को आप जब दूसरे जगह फिर चेंज करेंगे या टाइम चेंज करेंगे आप कह सकते हैं, तो टाइम के अनुसार फिर रेसिस्टेंस भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि कंडक्टर जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। आगे देखिए, वेरी एक्यूरेट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ लो रेसिस्टेंस यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज और केल्विन डबल ब्रिज। तो और भी अगर एक्यूरेट रेसिस्टेंस आपको मेज़र करना है, अगर वोल्टमीटर मेथड से आप नहीं करना चाह रहे हैं, वोल्टमीटर आमीटर मेथड से, तो अगर और भी अधिक एक्यूरेट वैल्यू आपको मेज़र करना है तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर केल्विन डबल ब्रिज का सहायता ले सकते हैं। उससे भी उस दोनों जो है केल्विन डबल ब्रिज कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज, इस दोनों के मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट रेसिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। बट यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा कि जो टेम्परेचर होगा वह भी आपको मेज़र करना होगा, क्योंकि जो वैल्यू आपका रेसिस्टेंस का मेजर्ड वैल्यू रहेगा वह उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ही रहेगा। समझ में आई बात? In some cases, the test temperature will not be same at which the resistance value is determined. During design, the value of resistance value changes due to change in temperature. Hence, the same is required to be converted to the desired value by using formula for copper conductor. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वह तो सेम नहीं होगा, क्योंकि यह टेम्परेचर वेरिएंट है। अब मान लीजिए कि जिस वक्त डिज़ाइन किया गया होगा ट्रांसफार्मर के लिए उस टाइम में टेम्परेचर कुछ रहा होगा, तो उसने क्या किया, उस टेम्परेचर के हिसाब से ट्रांसफार्मर का जो डिज़ाइन तैयार किया होगा। लेकिन जब ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग कर रहा होगा तो उस टाइम टेम्परेचर कुछ और रहा होगा। समझ में आई बात? तो अब तो जिस टाइम में जहाँ पे टेस्ट कर रहा है वो तो उसी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस मेजर करेगा, क्योंकि टेम्परेचर को तो वो वेरी नहीं कर सकता है ना, समझे? तो टेम्परेचर को जब वेरी नहीं कर सकता तो उस टेम्परेचर पे वो मेज़र करेगा। तब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि हमें एक तो चाहिए ना कोई एक स्टैंडर्ड चाहिए, एक बेस चाहिए जिस पे कि हम ऐसा रेसिस्टेंस को क्या करें, कन्वर्ट कर लें या फिर रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करके फिक्स कर लें, ताकि हमें परेशानी नहीं हो, ये आराम से पता चल जाए कि हाँ कितना रेसिस्टेंस मेज़र किया गया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बताइए, उसको जो क्या है कि उसको कन्वर्ट करने के लिए जो रेसिस्टेंस आपने मेज़र किया है उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, जो फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार है। ठीक है, फार्मूला क्या है, कुछ इस प्रकार है, इसको ध्यान में रखिएगा। R2/R1 इक्वल टू 234.5 प्लस T2 अपॉन में 234.5 प्लस T1। तो ये आपका कुछ फार्मूला है। अब यहाँ पे एक बात कीजिएगा, सर T2 क्या है, T1 क्या है, R2 क्या है, R1 क्या है। देखिए ये जो T1 है, जिस टाइम में आप टेस्ट कर रहे हैं, जिस वक्त में आप टेस्ट कर रहे हैं, चाहे दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वही टेम्परेचर यहाँ पे आपको क्या करना है, मेज़र करना है। जो जिस टाइम आप टेस्ट करेंगे उस टाइम में जो टेम्परेचर रहा होगा वही टेम्परेचर आपका क्या है, T1 है। तो रेसिस्टेंस भी आपका उसी वक्त का होगा, मतलब एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग कह सकते हैं, जो आप वैल्यू मेज़र किए होंगे वो आपका क्या है, R1, और टेम्परेचर T1 क्या है, उसी टेस्टिंग के टाइम के वक्त में आप कह सकते हैं, उसी टेस्टिंग के समय में जो टेम्परेचर आपने मेज़र किया वो आपका क्या है, T1। समझे बात को? अब यहाँ पे आता है बात क्या, T2 और ये R2। अब R2 है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और T2 क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे हमें रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट नाउ यहाँ पे आप लिख दिए हैं, आप इसको लिख लीजिए। R2 जो है रेसिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस। जनरली ये T2 जो होता है आपका, ये 75 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होगा, 75 डिग्री सेल्सियस आपका होता है अकॉर्डिंग टू BIS। ठीक, तो आप जब ट्रांसफार्मर का नेमिंग प्लेट देखेंगे ना, कभी आप देखिएगा, देखने का अगर मौका मिलता है तो वहाँ पे जो नेमिंग प्लेट रहता है ना, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ये ऐसा कुछ R75 डिग्री, ऐसे R75 डिग्री सेल्सियस, या फिर Z रहेगा तो Z भी आपका ऐसा कुछ लिखा रहेगा, Z एट 75 डिग्री सेल्सियस, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। हर टेम्परेचर, हर जो वैल्यू होता है आपका, चाहे Z का हो चाहे R का हो, ये सब वैल्यू, X तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडक्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो वैल्यू Z का हो चाहे R का हो, ये सारा वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो सभी को आप कह सकते हैं 75 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ में आई बात? तो ये हो गया R2 रेसिस्टेंस 62 डिग्री सेल्सियस, मन करे तो आप 75 डिग्री लिख लीजिए।
R1 जो है रेसिस्टेंस है T1 डिग्री सेल्सियस। T1 क्या है आपका जो रेसिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं उस टाइम का टेम्परेचर है। T2 क्या है, टेम्परेचर एट विच R इज डिटरमाइंड या रिक्वायर्ड, वह टेम्परेचर है T2 जिस टेम्परेचर के ऊपर हमें रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है या निकालना है। यहाँ पे T1 क्या हो गया, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। जो T1 है उस टाइम में जो आप टेम्परेचर मेजर करते हैं वही आपका क्या है, T1 है। क्लियर? तो होप सो टेस्टिंग जो रेसिस्टेंस है, DC रेसिस्टेंस टेस्टिंग है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। क्यों हम DC टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं ये भी समझ में आ रही होगी बात आपको। अच्छा, स्किन इफेक्ट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, DC रेसिस्टेंस टेस्ट करते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे और इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल देखेंगे, एक दो अगर हो सकता है देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं करके कि हाँ किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग रेसिस्टेंस को एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब 75 डिग्री पे कह लीजिए या जितना टेम्परेचर दिया हुआ उस हिसाब से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी है आपका। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट जाने के पहले, कह सकते हैं जाने से पहले आपको एक ज़रूर है कि आप कह सकते हैं, जस्ट एक एडवाइस है कि एक पेड़ आप ज़रूर लगाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।